हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने वॉट मीटर पूरा कंप्लीट कर लिया था। नाउ आज का टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर हम लोग क्यों यूज करते हैं? नाम ही उसका काफी है, फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज करते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी किसी भी पावर की कितनी है, कितने वेवफॉर्म की कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो मेजर करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी मीटर आपका दो प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट करता है। एक है आपका मैकेनिकल रेजोनेंस और एक है आपका इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप के जो फ्रीक्वेंसी मीटर है, तो वो कौन कौन से टाइप के हैं? तो वो आपके होते हैं वाइब्रेटिंग रीड टाइप के मीटर्स, और और आपके इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपके किस तरीके से होती है, तो वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस किस तरीके से वर्क करता है और मैकेनिकल रेजोनेंस आपका किस तरीके से वर्क करता है। मैकेनिकल रेजोनेंस का मतलब क्या है? एक तरीके का वाइब्रेशन। वाइब्रेटिंग से आप पता लगाते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है। तो मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर में क्या होता है कि आपकी स्टील की थीन स्ट्रिप होती है। ठीक है, वो एक दूसरे के अलोंग साइड में, एक दूसरे के आपके एक दूसरे के पास पास में आपको प्लेस करी होती है, और उसे एक क्लोज लेमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको रखा जाता है। देखिए, मैं आपको यहाँ फिगर में आपको बता देता हूँ, तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। देखिए, ये आपकी थिन फिल्म है। ये थिन फिल्म को हमने साथ में रखा है। ठीक है, साथ में रखने के बाद उसे हम लोग ने लेमिनेटेड मैग्नेटिक कोर, जिसे हम लोग बाइंडिंग के थ्रू हम लोग इसे टाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मैकेनिकल रेजोनेंस का यूज करके फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टील की जो स्ट्रिप्स होती है आपकी, जो भी स्ट्रिप्स हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रीड्स के तौर पे यूज करते हैं, यानी उसे कहते हैं रीड्स। हम लोग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैकेनिकल जो आपका स्टील की स्ट्रिप है, उसे हम लोग रीड कहते हैं। और जो बॉटम पोर्शन होता है, सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है आपका? बॉटम वाला पार्ट आपका फिक्स होता है, जबकि अपर पार्ट्स होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, वो आपका उसको फ्री रखा जाता है फॉर दी वाइब्रेशन। वाइब्रेट होने के लिए उसे फ्री रखा जाता है। ठीक है। और अपर पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी रीड्स है आपकी, रीड्स का मतलब क्या है यहाँ पे? रीड्स का मतलब आपका स्टील की स्ट्रिप्स। तो उनको क्या होता है, अपर पोर्शन जो भी होता है उसको बैंड दिया जाता है इस तरीके से। देखिए, ये आपकी वाइब्रेटिंग रीड्स है। ठीक है, ये आपको नीचे से फिक्स पार्ट है, और ये आपका अपर पार्ट है, जो आपका वाइब्रेशन के लिए आपको दिया जाता है। और ये जो अपर पार्ट का भी ये वाला पार्ट है, उसे थोड़ा सा बैंड किया जाता है। ठीक है। और ये जो आपका रीड्स है, इसे हम लोग व्हाइट पेंट करते हैं। और यहाँ पे जो हमने वाइंडिंग करी है, वाइंडिंग के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनता है, तो उसके कारण क्या होता है, ये जो रीड्स है आपकी, वो आपकी वाइब्रेट करती है ड्यू टू दी करंट, ड्यू टू दी इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वाइब्रेटिंग रीड्स का फ्रीक्वेंसी मीटर में जो हमने वाउंड किया है, उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फाइन वायर्स होते हैं। मतलब ये जो वाइंडिंग है आपकी, ये बहुत ही ज्यादा नंबर नंबर ऑफ टर्न्स की बनी होती है, और एक और रेजिस्टेंस के साथ ये सीरीज में कनेक्टेड होती है, जहां पे आपका सप्लाई दिया जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करना होता है। तो इस तरीके से हम लोग मैकेनिकल रेजोनेंस का यूज करके, यानी वाइब्रेशन का यूज करके, हम लोग मीटर की फ्रीक्वेंसी, हम लोग सॉरी सर्किट की फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। वाइब्रेटिंग रीड्स की जो आप अब डायमेंशन की बात करें, तो वाइब्रेटिंग रीड्स की जो डायमेंशन है, उसकी जो साइज है, वो अप्रोक्सीमेटली 4 mm वाइड होती है और ½ mm थिक होती है। ये आपको ध्यान रखना है, 4 mm आपकी वाइड होती है और ½ mm आपकी थिक होती है। और जो डिमेंशन है, वो आपके लोड के अकॉर्डिंग आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, यानी मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट रीड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है तो थोड़ा बड़ा चाहिए। ठीक है, रीड्स आपको थोड़ी बड़ी चाहिए। और कम आपको फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको रीड्स के डायमेंशन आपके चेंज होंगे। रीड्स आपकी ऐसे डिजाइन करी जाती है और ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करी जाती है कि वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सके। ठीक है, और जो डिफरेंस आती है आपकी फ्रीक्वेंसी साइकिल्स में,
वो आपकी 0.5 साइकिल या फिर 1 साइकिल तक की आ सकती है। ओके, तो आपके लिए वो एक तरीके से नेग्लिजिबल मानी जाती है, आप उसे निगलेक्ट कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी मीटर की जो और रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी मीटर की रेंज आपकी 47 से लेके 53 हर्ट्ज तक की होती है। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी आप रीड्स की डिमेंशन में चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपका फ्रीक्वेंसी मीटर सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है, जिसकी भी आपको फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, उसमें उसको कनेक्ट करते हैं वाइंडिंग के साथ, और उसके कारण क्या होता है, एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स आपका सेटअप होता है। तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण आपका क्या होता है कि एक अट्रैक्टिव फोर्स आपका रीड्स में हाफ साइकिल के दौरान आपका प्रोड्यूस होता है, और दूसरी हाफ साइकिल के दौरान आपका रिपल्सिव फोर्स आपका एक्सपीरियंस होता है। तो रिजल्ट में क्या आता है कि रीड्स जो है आपकी, वो वाइब्रेट करने लगती है। जब आप वाइब्रेट तभी करती है जब आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से डबल हो, और आपका जो भी रीड्स है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करे। ठीक है, अगर आपकी दो एडजस्टेंट रीड, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में ए और बी दोनों बता रखी है, वो दोनों की मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है वो हाफ हो जाती है बिटवीन दी फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू एडजेसेंट रीड्स। ठीक है, तो ये आपको फिगर तो आपको बताइए है। देखिए यहाँ पे अगर आपका, ये देखिए फिगर में आप देखिए, यहाँ पे अगर आपका 50 हर्ट्ज दे रखा है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपके जो रीड्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है, और वाइब्रेशन का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, 49.50 होगा। ठीक है, लेकिन रीडिंग फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताएगा, 49 और 50 दोनों बताएगा। 49 और 50 दोनों बता रहा है, इसका मतलब क्या है, आपकी रीडिंग फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो कितनी, आपकी 49.5 है। ठीक है, मैकेनिकल मैकेनिकल रिजोनेंस जो टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर होते हैं, उसमें आपको एक तरीके से आपको एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी आपको नहीं मिल सकती है। इसमें आपको एक अंदाजा लगाना है, अगर 49 से लेके 50 के बीच में अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है 49.1 हो सकता है आपका 49.11 हो, 49.12 हो। तो ये आपको परफेक्ट आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मेजर करके देता, लेकिन आपको एक अंदाजा आ जाता है कि हाँ, फ्रीक्वेंसी आपकी जो आपने मेजर करी है वो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, नाउ ये तो बात हुई हमारे मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप की। अब हमारा कुछ उसके एडवांटेजेस हैं। तो देखिए, एडवांटेज क्या है इसका, कि फ्रीक्वेंसी की जो मेजरमेंट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किससे, वेव फॉर्म ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। ये एक एडवांटेज है। ठीक है, और इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करें हम, डिसएडवांटेज किस तरीके से होता है कि जो आपका वाइब्रेशन का जो भी एम्पलीट्यूड है, वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली अपॉन दी सप्लाई वोल्टेज। अगर आपका सप्लाई वोल्टेज बहुत ही कम है, तो जो भी आपका एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन की, वो आपकी एक्यूरेट नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए इसमें हाई वोल्टेज देना जरूरी होता है, ताकि जो भी आपकी एम्पलीट्यूड है, मेजरमेंट के लिए जो एम्पलीट्यूड की जरूरत है, वो हमें मिल सके। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज हुआ। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके हाफ साइकिल के क्लोजर, यानी एक साइकिल में आधी साइकिल जब होती है, उससे भी अगर कम साइकिल का आपको मेजर करना है, तो आप उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ये जो है मैकेनिकल जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, वो आपका प्रिसीजन मेजरमेंट के लिए काम नहीं आता है। ठीक है, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीटर। अब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीटर आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो आपका वर्क करता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे। अब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस ये है जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस आपको फ्रीक्वेंसी मीटर देखने को मिलेगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड आयरन कोर ऑफ वेयरिंग क्रॉस सेक्शन। अलग अलग क्रॉस सेक्शन के आयरन कोर ये लैमिनेटेड आयरन कोर कंसिस्ट करता है। ठीक है, फिक्स कॉइल होती है जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग कॉइल। वो हमारे एक आयरन कोर के एक एंड पे होती है,
और जो दूसरी होती है, जो दूसरी मूविंग कॉइल अटैच होती है विद अ पॉइंटर, ये देखिए ये आपकी मूविंग कॉइल है, ठीक है, ये आपकी फिक्स कॉइल, इसे आप लोग फिक्स कॉइल कहते हैं, जो हमें मैग्नेटाइजिंग कॉइल है, और ये हमारी मूविंग कॉइल है जिसके साथ हमारा पॉइंटर कनेक्टेड है। ओके, तो ये लैमिनेटेड कोर के दूसरे साइड में कनेक्टेड होती है। जो आपकी मूविंग कॉइल होती है, मूविंग कॉइल के साथ आप लोग कैपेसिटर यूज करते हैं, सुटेबल कैपेसिटर। क्यों यूज करते हैं? फॉर दी सप्लाई फ्रीक्वेंसी हुज टू बी मेजर, मेजरमेंट के लिए आप लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर को यूज करते हैं। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए आप लोग कैपेसिटर यूज करते हैं। तो ऑपरेशन, ये फ्रीक्वेंसी मीटर का ऑपरेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इसके लिए हम लोग एक फेजर डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इसके उसके आपको फेजर डायग्राम दे रखे हैं। तो देखिए, जब भी आपका मैग्नेटाइजिंग कॉइल जब भी आपकी मैग्नेटाइजिंग कॉइल, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग कॉइल कौन सी आपकी, जो फिक्स्ड कॉइल है, वो फिक्स्ड कॉइल आपकी सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड होती है, तब उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटाइजिंग कॉइल में से आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, फाई जितना, ठीक है। अगर हम लोग कॉइल के रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हैं और आयरन लॉसेस जिसके कारण आयरन लॉसेस जो है आपके कोर के अंदर, और जो फ्लक्स है वो आपका करंट के साथ फेजर में है। ये देखिए, ये फाई है आपका और ये आपका करंट है, ठीक है, दोनों एक ही फेज में है। क्यों फेज में है? क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दिया है, इसलिए। ओके, तो आपका फ्लक्स जो है वो अल्टरनेटिंग है नेचर में, क्योंकि आपने एसी सप्लाई दिया हुआ है। तो इसके कारण क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा आपके मूविंग कॉइल में, ठीक है, और वो ईएमएफ आपका लैग करेगा। कितना लैग करेगा? वो लैग करेगा आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री लैग करेगा। अगर हम लोग ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है सर्कुलेटिंग करंट के कारण मूविंग कॉइल में, तो मूविंग कॉइल आपकी लीडिंग या फिर लैगिंग हो सकती है। डिपेंड किस पे करता है, आपकी मूविंग कॉइल की सर्किट पे डिपेंड करता है। कि अगर आपका लार्जली इंडक्टिव है, ठीक है, लार्जली अगर इंडक्टिव है, तो लार्जली अगर आपका इंडक्टिव होता है तो करंट आपका 90 प्लस थीटा जितना होगा, और कैपेसिटिव होता है तो 90 डिग्री जितना, 90 माइनस थीटा जितना होगा, ठीक है। ये आपका डिपेंड करता है आपकी सर्किट किस नेचर की है, कैपेसिटिव टाइप की है कि इंडक्टिव टाइप की है। तो जब भी आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपके इक्वल होते हैं, तो जो करंट होता है वो आपका इन फेज होता है विद द ईएमएफ, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका मूविंग सिस्टम पे एक्ट कर रहा है, वो आपके प्रोपोर्शनल होता है आपके करंट के अनुसार। किसके करंट? जो भी आपका मूविंग कॉइल में करंट हो रहा है, जो भी आपका मैग्नेटाइजिंग कॉइल में आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कैपिटल आई इंटू स्मॉल आई इंटू कॉस 90 प्लस और माइनस थीटा। ये कब ये कब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा? जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल होंगे तब। इसके अलावा ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फेजर डायग्राम से हम लोग इसकी जो वर्किंग है वो हम लोग समझ सकते हैं। ओके, तो ये जो आपका दूसरा पार्ट है, ये देखिए, ये आपकी इक्वेशन है, ये सॉरी, ये आपकी फिगर है। फिगर का ये जो दूसरा फेजर डायग्राम है, जहां पे आपकी मूविंग कॉइल को आपको अज्यूम करना है कि आपका लार्जली कैपेसिटिव है, ठीक है, सर्किट आपकी लार्जली कैपेसिटिव है, ताकि क्या हो सके, जो करंट है वो आपकी लीड लीड हो सके वोल्टेज से विद एन एंगल ऑफ अल्फा। ये आपका अल्फा है, ठीक है। ये जो है, ये पहली वाली जो आपकी फिगर है, वो आपकी, उसमें आपका सर्किट आपकी इंडक्टिव नेचर की है, लेकिन दूसरी फिगर में आपकी सर्किट कैपेसिटिव नेचर की है। तो यहाँ पे आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा, अगर आप लोग दूसरी फिगर को कंसिडर करते हैं, तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई कॉस 90 माइनस अल्फा के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, अगर आप पहली फिगर और दूसरी फिगर को अगर आप
कंपेयर करते हैं तो दोनों टॉर्क एक दूसरे को अपोजिट करते हैं, ठीक है। तो सी में जो आपकी फिगर सी है यहाँ पे, तो फिगर आपकी सी क्या शो करती है कि जब भी आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, तो ये कंडीशन के अंदर आपकी मूविंग कॉइल की जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव कहलाती है, और जो करंट होता है वो आपका फेज में होता है ई ईएमएफ के, ठीक है, ई के फेज में होता है। ओके, तो यहाँ पे तीसरे केस के लिए, थर्ड केस के लिए, जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका सेम है और सर्किट आपकी प्योरली रेजिस्टिव नेचर की है, तब आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई cos 90 के। इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री। cos 90 आपका 0 होता है, इसलिए 0 डिग्री। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है मूविंग कॉइल का, वो आपका किस तरीके से दिया जाता है, xc इज इक्वल टू 1/2 पाई fc, जो आपका कांस्टेंट है फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी, और जहां पे आपका f इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि क्योंकि जो वैल्यू होती है इंडक्टिव की, इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो वेरी होती रहती है विद द पोजीशन ऑफ मूविंग कॉइल इन द आयरन कोर, ठीक है। तो इंडक्टेंस जो होता है मूविंग कॉइल सर्किट का, वो डिक्रीज होता है एज द मूविंग कॉइल गोज अवे फ्रॉम द मैग्नेटाइजिंग कॉइल। मैग्नेटाइजिंग कॉइल से अगर आपका जो मूविंग कॉइल है वो अगर आपकी दूर जा रही है, तो आपका इंडक्टेंस आपका डिक्रीज होता है। इसीलिए एक्सेल जो होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, वो आपका कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अब एक्चुअल ऑपरेशन पे अगर हम लोग आते हैं, ये तो हो गई हमारे फेजर डायग्राम की बात, और ये अब तो हम लोग एक्चुअल ऑपरेशन पे आते हैं उसके। तो जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ओके, ध्यान दी, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल, एक्सेल आपकी ज्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सी, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है वो मूविंग सिस्टम पे आपका एक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो टॉर्क है उसके जो, उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो प्रभाव है, तो यहाँ पे एक्सेल आपका ज्यादा है एक्सी से। तो मूविंग कॉइल क्या है, मूविंग कॉइल आपकी मूविंग कॉइल का आपकी एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी में है अभी, तो जहाँ पे आपका एक्सेल और एक्सी आपका इक्वल है, और इस सिस्टम में आपका टॉर्क किसी भी तरीके से आपका एक्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए ये कंडीशन में जब आपका एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी है, तो मूविंग कॉइल आपकी मूव नहीं करती है किसी भी एंगल पे, कहीं पे भी आगे पीछे कहीं भी आपका मूव नहीं करती है। तो ये जो पोजीशन है जो आपके मूविंग कॉइल के साथ आपका कनेक्टेड है, वो आपका इंडिकेट करता है फ्रीक्वेंसी एट द इंस्टेंट, ठीक है। तो हमें एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी करने के लिए हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू इस तरीके से सिलेक्ट करनी चाहिए ताकि एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए और आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका 0 हो जाए, ओके, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का यूज करके फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस मीटर में हमारा एक है वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर। ये मीटर क्या है, एक आपका मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, जहां पे आपका ये फ्रीक्वेंसी मीटर आपका एक मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी मूविंग आयरन जिसकी करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसका जो मूविंग आयरन है उसकी पोजीशन आपकी डिपेंडेंट रहती है। तो इसमें आपके दो पैरेलल सर्किट होती है, एक होती है आपकी जो इंडक्टिव नेचर की होती है और दूसरी होती है वो आपकी नॉन इंडक्टिव नेचर की होती है, ओके। तो वो फ्रीक्वेंसी चेंजेस पे आपके ये फ्रीक्वेंसी मीटर वर्क करता है। फिगर में आपको इसका कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा होगा, देखिए, एक आपकी सॉफ्ट आयरन नीडल आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। कॉइल आपको दे रखी है A1 A2 और B1 और B2, ये दोनों आपकी पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक है आपकी इंडक्टिव टाइप, इंडक्टिव नेचर की है, और एक आपके नॉन इंडक्टिव नेचर की है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली दे रखा है, देखिए आपका यहाँ पे आपको एल और एल ए आपकी कनेक्टेड है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको कनेक्शन में दे रखा है, और एल बी और आर बी आपको कनेक्शन में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो फिक्स्ड कॉइल है जिसकी आपकी सेट है आपकी A1 A2 और B1 B2, ठीक है। कॉइल A1 और कॉइल A2 आपकी एक साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और B1 और B2 एक साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है।
मतलब अगर हम लोग A1 A2 को एक सेट कंसिडर करें तो ये जो A1 A2 का सेट है वो B1 B2 के सेट के पैरेलल में कनेक्टेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ए जो है आपकी लॉन्ग और मतलब लॉन्ग एंड थिन सॉफ्ट आयरन पीस आपको स्पिंडल के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे आपका जो आयरन पीस है वो आपका फील्ड को कैप्ट करता है, यानी फील्ड फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क आपका किससे प्रोवाइड होता है? बाय द एयर फ्रिक्शन सिस्टम, यानी हवा के फ्रिक्शन से आपका डैम्पिंग टॉर्क आपका प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आपको कंट्रोलिंग टॉर्क मतलब देयर इज अ नो कंट्रोलिंग डिवाइस as the iron piece under the influence of the two fields. Okay, a pointer with its balanced weight and attached to on the spindle. तो सेट ए और A1 और A2 आपका सीरीज में कनेक्टेड है विथ एन इंडक्टर ऑफ LA, और अक्रॉस द नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस RA, और सेट B1 और B2 है वो आपका कनेक्टेड है विद द सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस RB अक्रॉस द इंडक्टर LB। ठीक है, फिगर में आपको यहाँ पे पूरा बताया गया है। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है कि देखिए वर्किंग किस तरीके से होता है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है तो कॉइल की जो दोनों सेट है वो इक्वल करंट को कैरी करती है, ताकि क्या हो सके जो फील्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है दोनों फील्ड दोनों कॉइल में वो आपका सेम हो, इक्वल मैग्नीट्यूड हो, तो रिजल्टेंट जो फील्ड होगा वो आपका 45 डिग्री होगा। देखिए जैसे आपको फिगर ए में यहाँ पे बताया है कि फाई ए यानी ए कॉइल के थ्रू जो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे फाई बी है, और फाई बी का मतलब क्या है, बी कॉइल के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों के फील्ड के मैग्नीट्यूड आपके इक्वल है, इसीलिए जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स है, रिजल्टेंट फील्ड है, वो आपको 45 डिग्री एंगल पे आपका मिलता है। ठीक है, तो ये जो फिगर है आपकी उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे जब आपका 45 डिग्री फील्ड होता है, 45 डिग्री पे फील्ड होता है तो वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे होता है। ठीक है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है इंडक्टर LB का वो आपका डिक्रीज होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है LB के अक्रॉस में वो भी आपका डिक्रीज होता है, और जो रेजिस्टेंस है आपका RA वो आपका इंक्रीज होता है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, करंट जो आपका A1 और A2 है जो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, आपकी जो फील्ड है वो भी आपकी इंक्रीज होगी, और फील्ड बी यानी कि जो कॉइल बी के कारण जो फील्ड बी प्रोड्यूस हो रहा है B1 और B2 में वो डिक्रीज होगा। तो रिजल्टेंट आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो आपकी रिड्यूस मिलेगी। ठीक है, स्केल पे आपको रिड्यूस फ्रीक्वेंसी का आपको पॉइंटर बताएगा। इसका मतलब क्या है, ए में आपका ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है और उसकी फील्ड आपकी ज्यादा है, और बी में आपका कम फ्लो हो रहा है और बी में आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसीलिए आपको फ्रीक्वेंसी जो आपकी है फ्रीक्वेंसी मीटर पे आपको फ्रीक्वेंसी कम देखने को मिलेगी। ओके, तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है इंडक्टिव रिएक्टेंस LB की, तो वोल्टेज आपके वोल्टेज जो आपके इंक्रीज होंगे, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आपके इंक्रीज होंगे करंट थ्रू द कॉइल B1 और B2। उस टाइम पे करंट आपका B1 B2 में इंक्रीज होगा और फ्लक्स आपका IB भी आपका इंक्रीज होगा, और वोल्टेज ड्रॉप जो है आपका अक्रॉस दी RA वो डिक्रीज होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आपका LA है वो भी आपका इंक्रीज होगा। करंट आपका A1 और A2 के थ्रू आपका डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए आपका जो फ्लक्स फाई ए है वो भी आपका रिड्यूस होगा, और जो रिजल्टेंट फील्ड है वो आपका शिफ्ट होगा टू द राइट, और पॉइंटर आपका हाई फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। दूसरे केस में क्या हो रहा है, B1 और B2 आपके इंक्रीज हो रहे हैं, करंट आपका वहां पे इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उसी टाइम पे आपका A1 और A2 में करंट डिक्रीज हो रहा है, फील्ड भी डिक्रीज हो रहा है, तो रिजल्टेंट जो फील्ड है आपका वो आपका राइट में शिफ्ट हो जाएगा और आपका हायर फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम लोग वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज करके हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। ओके, तो फ्रीक्वेंसी मीटर का हमारा ये टॉपिक जो है वो हमारा यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग एनर्जी को किस तरीके से मेजर करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग एनर्जी मीटर्स देखेंगे कि हमारा एनर्जी मीटर किस तरीके से वर्क करता है, और उसमें कौन कौन सी हमारे पास
चीजें हैं सीखने के लिए।